तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है और तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना यह प्यारा सा यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग आज हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज आप लोगों का स्पेशल दिन है और हम लोगों के लिए भी आज स्पेशल दिन है। प्यारे बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं के लिए, समझ गए ना, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनके लिए, उनके सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन होता है, शुभ दिन होता है। और मैं भी अपने सभी गुरुओं के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। और प्यारे बच्चों, सुबह से ही आप लोगों ने हमें मैसेज भेजना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये चीज मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि नहीं भाई, एक गुरु होने का सचमुच में एहसास दिलाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, एकदम मंजिल की ऊंचाइयों पर जाएं, समझ गए ना। चलिए, तो सारे बच्चे फटाफट से जुड़ जाइए। आज प्यारे बच्चों होने वाला है सिविक्स का दूसरा नंबर चैप्टर, यानी राजनीति शास्त्र का हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। पहला नंबर चैप्टर हम लोग पढ़े थे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आया था, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला नंबर यही था ना, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और दूसरा नंबर चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, यानी कि सत्ता में साझेदारी करके किस तरीके से कार्य किया जाता है, ये हम लोग दूसरे नंबर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहले नंबर में हम लोग सिर्फ ये पढ़े थे कि सत्ता में साझेदारी क्या होता है। पहले नंबर में हम लोग सिर्फ ये पढ़े थे कि सत्ता में साझेदारी कैसे किया जाता है। लेकिन यहां पर इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सत्ता में साझेदारी करके कार्य किस तरीके से किया जाता है। समझ गए ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सिविक्स में अगर मुख्य रूप से बात किया जाए तो शुरुआत का ही जो दो तीन चार चैप्टर है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये अच्छे तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका सिविक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी लोग जल्दी जल्दी से प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी से ना आप लोग बिना देर किए हुए क्लास को लाइक कर दीजिए और सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए। जल्दी से सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और फटाफट से सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त है। समझ गए ना, बहुत ही जबरदस्त है और शानदार तरीके से प्यारे बच्चों आपका क्लास चलेगा। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ये तो चैप्टर हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सिर्फ आज भर के लिए ये क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है। समझ गए ना, पहले पार्ट के लिए ओनली फॉर फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। दूसरे पार्ट से प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिलेगा टॉपर बैच 2024 में। यानी कि इसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन में आप लोगों को कोर्स परचेज करना है और तभी जाकर के आप लोगों को क्या मिलेगा, तभी जाकर के आप लोगों को ये सब कुछ मिलेगा। ओके, तो एक बात का आपको ध्यान रहे कि जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, इस टॉपर बैच का हिस्सा नहीं बने हैं, जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं, तो भाई जल्दी जल्दी से आप लोग इस टॉपर बैच को भी ज्वाइन कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए, हाँ, जल्दी जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग ना जुड़ जाइए, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं जरूर ले लीजिएगा। देखिए, कहा जाता है कि झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। जो झूठी शान के परिंदे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा फड़फड़ाते हैं। देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा ना तो वो सफाई बहुत ज्यादा देगा, और अगर कोई व्यक्ति सच बोलेगा ना तो सच बोल करके शांत हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति सफाई बहुत ज्यादा दे रहा है तो मतलब वो व्यक्ति एक नंबर का झूठा है, वो आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति सफाई बहुत ज्यादा दे दे तो समझ लीजिएगा कि वो झूठा है। अगर कोई इंसान फड़फड़ा बहुत ज्यादा रहा है तो समझिए कि उसकी झूठी शान है। तो झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होता है। देखते हैं, बाज एकदम आकाश में उड़ता है, एकदम ऊंचाई में उड़ता है, क्या उसका फड़फड़ाहट का आवाज आपको सुनाई पड़ता है? नहीं ना। तो जो ऊंची उड़ान भरते हैं, समझ गए ना, जो ऊंची उड़ान भरते हैं वो शोरगुल नहीं करते,
वो ज्यादा नहीं फड़फड़ाते, कम उड़ने वाले ज्यादा फड़फड़ाते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रहे कि अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों सब कुछ करना है। ठीक है ना। चलिए भाई, सब बच्चे लिख रहे हैं कि सर स्कूल खुल गया है। अच्छा, सारे बच्चों का स्कूल खुल गया है आज से? कितना बजे से हो गया है, एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। सारे बच्चों का स्कूल कितना बजे से हो गया है, एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि उस तरीके से हम देख लें। बच्चे सब लिख रहे हैं कि गुरुजी मेरा स्कूल खुल गया है, कितना बजे से? अरे भाई, दल बदल कानून क्या है, ये सब कुछ हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, विधायक जी के बारे में, सांसद जी के बारे में, समझ गए ना। और वहां पर पढ़ाएंगे कि दल बदल कानून क्या होता है, समझ गए। अभी आप लोग चिंता मत करिए, अभी तो हम चैप्टर का शुरुआत भी नहीं किए हैं, अभी तो हम चैप्टर का शुरुआत भी नहीं किए हैं। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। कितना बजे से है? 9 बजे से है, 10 बजे से है? अच्छा, इतना बजे से स्कूल जाना होता है आप लोगों को। ओके प्यारे बच्चों, हम लास्ट में इस बात का चर्चा करते हैं कि कितना बजे से अब टाइम टेबल किया जाए। बिल्कुल भी आप लोग चिंता ना करें। अगर 9:30 बजे से स्कूल है तो हम 8 से 9 कर देंगे क्लास को, बिल्कुल भी इसके लिए चिंता ना करें आप लोग। ठीक है ना, 8 से 9 कर देंगे आप लोग को, एकदम स्कूल भी नहीं छूटेगा। तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी ना करें, इसके लिए हम तैयार हैं। ओके, तो चलिए भाई, पहले हम लोग थोड़ा सा क्लास शुरू कर लें और उसके बाद हम आप लोगों को आगे की रणनीति, आगे की राजनीति समझाएं। ठीक है ना। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में आएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि पॉलिटिक्स, राजनीति, ये हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है ना, राजनीति, पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति, सिविक्स, ये हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है और ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सत्ता में साझेदारी होता क्या है। शायद पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले चैप्टर में हम आपको समझाए थे कि सत्ता में साझेदारी क्या होता है। कितने बच्चे हमें बता सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी क्या होता है? कितने बच्चे हमें बता सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी क्या होता है? आपको हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे कि हमारे देश में अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, समझ गए ना, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, समझ गए। तो ये अलग अलग, मतलब हमारा जो देश है ना, वो विभिन्नताओं का देश है। यहाँ विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं। और उन सभी के बीच में बराबर सीटों का जो बंटवारा किया जाता है, बराबर सीटों का जो बंटवारा किया जाता है, उसे ही कहते हैं सत्ता की साझेदारी। यानी कहने का मतलब कि राजनीति में, समझ गए ना, जितना पावर हिंदू को है उतना ही पावर मुस्लिम को है, उतना ही पावर सिख को है, उतना ही पावर ईसाई को है, या फिर किसी भी जाति को आप ले लीजिए, हर एक जाति वालों के बीच में सत्ता की साझेदारी की जाती है, सत्ता की बराबर बंटवारा की जाती है, और उसी को कहते हैं सत्ता की साझेदारी। ये आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके थे। लेकिन जब सत्ता में साझेदारी होता है तो इस सत्ता के साझेदारी के बीच में जो मंत्री लोग होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये आपको समझना है। और यहां पर प्रश्न है, सबसे पहला तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर सत्ता में साझेदारी होता क्या है, जो कि ऑलरेडी हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। यह क्यों जरूरी है, सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, यह भी हम आपको पहले चैप्टर में समझा चुके हैं। और लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है, यानी कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या महत्व है, यह भी हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, लोकतंत्र के बारे में अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो लोकतंत्र के बारे में हम आपको बताए थे कि लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा अभी तक का किसने दिया है, बताइए। अभी तक का लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा किसने दिया है? बताए थे ना हम आपको, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। ठीक है ना, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे प्यारे बच्चों। लोकतंत्र के बारे में हम आपको बताए थे कि लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा दिए हैं अब्राहम लिंकन। ठीक है ना, अब्राहम लिंकन, ध्यान रखिएगा। अब्राहम लिंकन जो है वो 16वें राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, वो 16वें राष्ट्रपति थे। ओके, ध्यान रखिएगा, 16वें राष्ट्रपति थे प्यारे बच्चों। और इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र, इन्होंने कहा था, क्या कहा था, सारे बच्चे एक बार कमेंट में लिखिएगा तो। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है, और जनता
के द्वारा चलाया गया शासन, चलाया गया शासन है। ये कहे थे अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ठीक है ना, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। समझ गए, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। समझ गए, ये है प्यारे बच्चों जिन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता था। अमेरिका का गांधी इनको कहा जाता था। एक बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। सारे बच्चे को समझ में आ गया? चलिए, अब प्यारे बच्चों बात किया जाए कि अगर सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तो हम आपको पिछले क्लास में ही बताए थे कि किसी देश की शासन व्यवस्था में सत्ता में साझेदारी हर एक देश में होता है। समझ गए ना? जैसे आपको पिछले क्लास में, सॉरी पिछले चैप्टर में बेल्जियम के बारे में बताए थे, श्रीलंका के बारे में बताए थे, किस तरीके से वहां सत्ता में साझेदारी किया गया और नहीं किया गया, नहीं किया गया तो क्या नुकसान हुआ, किया गया तो क्या फायदा हुआ, बताए थे ना। तो उसी प्रकार से किसी भी देश की शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी देश की शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है और ऐसी व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। याद रहेगा? बताइए, समाज में रहने वाले जितने भी सारे वर्ग हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा बोलने वाले हों, उनको समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई इस जाति का है, फॉरवर्ड जाति का है, तो उसको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, कोई बैकवर्ड जाति का है तो उसको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। चाहे जनरल का हो उसको भी उतना ही प्रतिनिधित्व है, ओबीसी का है उसको भी उतना ही प्रतिनिधित्व है, एससी एसटी का है उसको भी उतना ही प्रतिनिधित्व है। समझ गए ना? तो सभी को बराबर का अधिकार दिया जाता है, जितने भी सारे वर्ग होते हैं सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है और ऐसी व्यवस्था को ही कहा जाता है सत्ता की साझेदारी, जो कि आपको पहले से ऑलरेडी पता है। तब ना हम बोलते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर बेसिक होता है। अगर पहला चैप्टर समझ गए तो बाकी चैप्टर समझने में ना तकलीफ नहीं होता है, दिक्कत नहीं होता है ना। बाकी चैप्टर में ना सिर्फ ऐसे माथा खजुआते रहिएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या सर पढ़ा रहे हैं। समझ गए? चलिए, तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व होता है, ऐसी व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। यह कह रहा है कि यह क्यों जरूरी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यह क्यों जरूरी है, अब इसका बारे में हम लोग जान लेते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों उसके पहले बता दें कि ये वाला जो हम सबसे पहला ही क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन बैंक उलट करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, यह क्यों जरूरी है और लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है। तीनों क्वेश्चन एक साथ मिला करके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, किसी देश की शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। और ये क्यों जरूरी है भाई, तो क्योंकि सामाजिक विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले आपसी टकराव यानी कि मतभेद को सुलझाने के लिए सत्ता में साझेदारी किया जाता है। ठीक है ना? सामाजिक विभाजन, समाज का जब बंटवारा होता है, किस आधार पर? समाज का बंटवारा किस आधार पर होता है? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर होता है ना? होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर ये जो समाज का बंटवारा होता है, और समाज का बंटवारा होने के बाद दो लोगों के बीच में मतभेद कम हो, टकराव कम हो, तो इसलिए सत्ता में साझेदारी किया जाता है। तो सामाजिक विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले आपसी टकराव मतभेद को सुलझाने के लिए यानी कि कम करने के लिए ही सत्ता में साझेदारी किया जाता है। और नहीं तो ऐसा होगा कि एक गांव वाला बंट करके इधर और इधर जाएगा तो आपस में ही लोग टकरा जाएगा। समझ गए ना? जैसे आपको हम यहाँ उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बारे में बताया ना, कि जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, एक था साम्यवादी एक था पूंजीवादी, बताए थे कुछ दिन पहले, तो एक दो दिन पहले तो बताए हैं। तो एक था पूंजीवादी एक था साम्यवादी, और दोनों जब एक साथ मतलब कि वियतनाम आजाद हुआ उसके बाद दोनों का बंटवारा हो गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, और बाद में दोनों आपस में टकरा गया। ठीक है ना? तो दोनों क्यों टकरा गया? क्योंकि वहां पर मतभेद हो गया। समझ गए ना? तो उसी मतभेद को कम करने के लिए ना क्या किया जाता है, सत्ता में साझेदारी किया जाता है कि भाई बराबर का अधिकार हम आपको देंगे और सत्ता में साझेदारी करके, और मतभेद नहीं होना चाहिए। समझ गए? चलिए, पहले चैप्टर में हम आपको बेल्जियम के बारे में बताए थे, पहले चैप्टर में हम आपको बेल्जियम के बारे में बताए थे, श्रीलंका के बारे में बताए थे। अच्छा, श्रीलंका में कौन सा जाति सबसे ज्यादा था बताइए, देखते हैं। पहला नंबर चैप्टर याद भी है कि भूल गए?
श्रीलंका में कौन सा जाति सबसे ज्यादा था, बताइए फटाफट से। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, जल्दी से क्लास को लाइक भी कर दीजिए, फटाफट से क्लास को लाइक करिए और बताइए श्रीलंका में कौन सा जाति था। सिंहली जाति का दबदबा था, समझ गए ना, सिंहली जाति का दबदबा था। दूसरे नंबर पर तमिल था, लेकिन सिंहली जाति का संख्या अधिक था तो सिंहलियों के पक्ष में फैसला होता था, और इसलिए सिंहली और तमिल के बीच में क्या हो गया था, मतभेद हो गया था। तो सत्ता का साझेदारी वही कहता है कि चाहे कोई भी जाति के रहे, मतभेद नहीं होना चाहिए, सब में बराबर बराबर साझेदारी हो जाए, बराबर बराबर बंटवारा हो जाए तो मतभेद होगा ही नहीं। सत्ता में साझेदारी यही कहता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सत्ता में साझेदारी का होना क्यों जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात है कि सत्ता में साझेदारी का होना क्यों जरूरी है। इसके दो चीजें, एक तो उपाय बताएंगे क्या उपाय है भाई, और दूसरा नैतिकता बताएंगे क्या होना चाहिए, समझ गए ना। ये दोनों चीज प्यारे बच्चों आपको बताएंगे और एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। जैसे सत्ता में साझेदारी क्या करता है, यह आपसी विरोध या हिंसा को रोकने का कार्य करता है। ये आपसी विरोध या और हिंसा को रोकने का कार्य करता है। जैसे देखते हैं ना, कभी कभी आप लोगों को यह सुनने के लिए मिलता होगा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में भिड़ गए, और हिंदू मुस्लिम जब भिड़ गए तो पूरा मारा काटी हो गया। सुनने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सत्ता में साझेदारी इसलिए किया जाता है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में ना भिड़े। कभी आप लोग ये देखते होंगे कि इस जाति वाले उस जाति वाले से भिड़ गए, समझ गए ना, इस जाति वाले उस जाति वाले से भिड़ गए, तो वहां पर क्या होता है, सत्ता का साझेदारी बढ़िया से नहीं हो पाता, इसलिए भिड़ जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, सत्ता में साझेदारी आपसी टकराव यानी कि विरोध और हिंसा को रोकने का कार्य करता है, ठीक है ना। नैतिकता क्या है कि क्या सही है और क्या गलत है, यह फैसला सुनाता है। क्या सही है और क्या गलत है, यह सही फैसला सुनाने का भी काम करता है, समझ गए ना। आखिर क्या सही है और क्या गलत है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाता है, यानी कि जब सत्ता में साझेदारी होता है तो जितने भी सारे नागरिक होते हैं, सभी नागरिकों को, समाज में रहने वाले हर एक वर्ग के नागरिकों को समान अधिकार दिया जाता है कि भाई सबको समान अधिकार है। और दूसरा, सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। बताइए, ये याद रहेगा ना, सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के लिए ना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए। लोकतंत्र का आत्मा किससे कहा जाता है, तो सत्ता में साझेदारी को। तीसरा, देश की शांति बनाए रखता है। जब सत्ता में साझेदारी हो जाता है तो भाई देश में शांति माहौल होता है, और जब शांति माहौल होता है तो लोग आगे विकास करते हैं, समझ गए ना। जब शांति माहौल होता है तो लोग आगे की तरफ विकास करते हैं, जब लड़ाई झगड़ा में उलझे रहते हैं तो उनका विकास रुक जाता है। तो यहां देश में शांति बनाए रखता है। और नैतिकता क्या है कि सभी समूह की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि सभी नागरिक एक समान है। अच्छा, सत्ता में साझेदारी में एक चीज और है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्री जी आए और सत्ता में साझेदारी कर दिए। इसमें लोगों का भी भागीदारी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि लोग भागीदार बने इसमें, समझ गए ना। कि आखिर सत्ता में जब साझेदारी हो रहा है तो ये सब भागीदारी होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, समझ गए। देखिए, एक बच्चे कह रहे हैं ना कि सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर क्यों करवाते हैं। देखिए, डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहे हैं, आपको हम टॉपिक समझा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सत्ता में साझेदारी क्या हम आपको नहीं करवा चुके हैं। सारे बच्चे एक बार बताइए जरा। एक बच्चे कह रहे हैं ना कि सर डायरेक्ट आप ये वाला क्वेश्चन आंसर क्यों करवा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आंसर। क्या प्यारे बच्चों सत्ता में साझेदारी हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, क्या हम आपको ये क्यों जरूरी है ये नहीं पढ़ाए हैं, बताइए। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं तो ये भी टॉपिक ही हो गया ना, बताइए। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन ना लिख करके टॉपिक लिख देते सत्ता में साझेदारी और ये वाला चीज बता देते, तो अब जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको समझ में नहीं आता। कहते कि सर ये वाला क्वेश्चन तो आप बताए नहीं किए हैं, कहीं पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, जरा बताइए तो। उस समय आप गड़बड़ा जाते। तो एक क्वेश्चन हमारा भले दिखाई पड़ता है, हम टॉपिक का नाम ना लिख करके प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं कि इस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ गए ना। डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं है बाबू, इस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये हम आपको समझाते हैं। और जब आगे चलिएगा ना तो आपको क्वेश्चन आंसर नहीं बल्कि सब कुछ मिलेगा। जैसे राजनीतिक दल के बारे में बताएंगे, राजनीतिक दल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए
जब राजनीतिक दल हम आपको बता लेंगे, उसके बाद दल के प्रकार आता है कि दल के कितने प्रकार होते हैं, और यहां पर बताएंगे कि ये जो दल के प्रकार टॉपिक है, यहां से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि दल के कितने प्रकार होते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, समझ गए ना। सबका पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, हमारा तरीका प्यारे बच्चों कुछ अलग है, और जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं बच्चों को उसमें सफलता भी मिलती है, तो हमें लगता है कि हमारा तरीका सही है। समझ गए ना, समझ गए ना। तो इस तरीके से ना आप लोग को ये सब देखना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये क्या है, ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक है, आपको हम समझा रहे हैं कि सत्ता में साझेदारी होने से क्या फायदा होता है। समझ गए ना। तो क्या बताया कि देश में शांति बनाए रखता है, इसमें सभी समूह की भागीदारी होनी चाहिए क्योंकि सभी नागरिक एक समान होते हैं। उसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक से सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि हमेशा ये चीज देखने में के लिए मिलता है कि जिसकी संख्या कम होती है ना, उसको दबा दिया जाता है। कौन दबाते हैं, तो जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो दबा देते हैं। अक्सर आप लोग ये देखते होंगे, समझ गए ना। अक्सर आप लोग ये चीज देखते होंगे कि जिसकी संख्या कम होती है उसे दबा दिया जाता है, और जिसकी संख्या अधिक होती है उसको ऊपर बैठा दिया जाता है। तो ये चीज सत्ता की साझेदारी में नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना। अमीर गरीब काला गोरा शिक्षित अशिक्षित सबको समान अधिकार दिया जाता है। यह देश की एकता अखंडता और लोकतंत्र को मजबूत करता है। समझ गए ना। आखिर सत्ता में साझेदारी करने से क्या फायदा है, जैसे यहां पर ये जो नैतिकता आप लिखे हैं ना, इसका मतलब ये फायदा भी लिख सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी करने से क्या फायदा है। समझ गए ना, क्या लाभ है, लाभ भी लिख सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी करने से क्या लाभ है। तो इस तरीके से बहुत सारे लाभ हैं, क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला सुनाया जाता है। सत्ता के साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। सभी समूह की भागीदारी होनी चाहिए क्योंकि सभी नागरिक एक समान होते हैं। अशिक्षित काला गोरा अमीर गरीब सबको एक समान अधिकार दिया जाता है। इससे देश की एकता अखंडता मजबूत होती है। समझ गए ना। और जब हमारा देश मजबूत होगा, एकता अखंडता यहाँ का मजबूत होगा, तो कहने का मतलब कि किसी भी देश, कोई भी बाहरी देश इस पर किसी तरह का कोई गलत व्यवहार को आंख उठा के भी नहीं देख सकता है। यदि आपका घर मजबूत होता है, देखते हैं ना, आप अपने घर में ना 2 4 5 आदमी है, ठीक है ना, एकदम बढ़िया बढ़िया हट्टे कट्टे आदमी है भाई, एकदम ताकतवर इंसान है, आपके घर की तरफ ना कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा। अरे उसके घर की तरफ आंख उठा के देखेगा ना, मार देगा, मार के गिराइए देगा। समझ गए ना। हाँ। तो और जो कमजोर होता है उस पर लोग चढ़ल रहता है, अरे तू भी बोलेगा, चुपचाप रहो, कुछ नहीं बोलेगा, तुम शांत रहेगा। समझ गए ना। तो ये सब होता है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। बताइए, सारे बच्चे को समझ में आ गया। तो ये है सत्ता में साझेदारी, ये है सत्ता में साझेदारी टॉपिक, आप लोगों को ये चीज याद होना चाहिए। समझ गए ना। चूंकि हम लोगों का चैप्टर का नाम था प्यारे बच्चों सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली, तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी था ना। भले हम आपको बता दिए कि सत्ता में साझेदारी क्या है, लेकिन फिर से जब चैप्टर में जिक्र आया है तो तो ये बताना जरूरी था कि आखिर सत्ता में साझेदारी है क्या, और वही चीज बताए हैं कि सत्ता में साझेदारी है क्या। समझ गए ना। इसको आप क्वेश्चन आंसर समझिए, इसको आप टॉपिक समझिए, चैप्टर का शुरुआत समझिए, जो भी समझना है समझ लीजिए। सारे बच्चे यहां तक समझ गए। बताइए, चलिए अब देखिए हम आपको बताते हैं राजनीतिक दल के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, कम से कम 2 राजनीतिक दल का नाम आप लोग बताइए, तो 2 से ज्यादा अगर जितना आता है बता दीजिएगा। कम से कम 2 राजनीतिक दल का नाम आप लोग अभी बताइए। कम से कम प्यारे बच्चों 2 राजनीतिक दल का नाम अभी आप लोग बताइए। सब लोग जानते हैं सर, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू हो गया, बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, ठीक है ना। दल का नाम तो आप लोग बहुत ज्यादा जानते होंगे, और मुख्य रूप से बिहार में 2 3 दल है जो क्या कह सकते हैं कि ज्यादा जागरूक है। समझ गए ना, ज्यादा है। बीजेपी हो गया, राजद हो गया और जदयू हो गया, यही 3 दल तो चलता ही है। समझ गए ना, यही 3 दल। इसके अलावा कांग्रेस का भी नाम आप लोग सुने होंगे जो देश में है। समझ गए। तो ये सब दल होता है प्यारे बच्चों, समझ गए ना, और उसी को कहा जाता है राजनीतिक दल। और अगर राजनीतिक दल के बारे में अगर बात करें तो हमारे देश में लगभग 1700 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं, 1700 प्लस समझ लीजिए, छोटे बड़े दल मिला करके 1700 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं हमारे देश भारत में। बिहार में अगर देखिएगा ना तो 5 10 को मिल जाएगा। राजद हो गया, जदयू हो गया, बीजेपी हो गया, लोजपा हो गया, रालोसपा पहले एक था, समझ गए ना। और भी बहुत सारा दल है जी, छोटा मोटा अगर दल मिला दीजिएगा ना तो बहुत सारा दल है। समझ गए ना। हाँ, उधर उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो सपा हो गया, बसपा हो गया। बांग्लादेश में यहाँ बंगाल में चले जाइए तो कौन सा दल हो गया, तृणमूल कांग्रेस हो गया। समझ गए ना। तो
हर एक राज्य में ना अलग अलग दल है, और छोटे बड़े दल मिलाकर के लगभग 1700 से ज्यादा दल है प्यारे बच्चों हमारे भारत में। तो राजनीतिक दल होता क्या है, राजनीतिक दल के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक जैसे विचार रखते हैं। देखिएगा, राजनीतिक दल में ना हमेशा एक जैसे विचार वाले लोग रहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि बीजेपी हो गया, ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए बीजेपी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है भाई, कमल छाप है। तो बीजेपी में जितने भी सारे लोग होंगे ना, सब एकदम एक ही बोली बोलेंगे। अगर ये बोल रहा है कि ये घटना में इतना आदमी मारा गया है, तो सब आदमी बोलेगा कि इस घटना में इतना ही आदमी मारा गया है। समझ गया ना। अगर सब मिलकर के बोल रहा है कि सरकार का ये एजेंडा सही है, तो बीजेपी वाला सब बोलेगा कि सरकार का ये एजेंडा सही है, बाकी विरोधियन सब बोलेगा नहीं, सरकार का ये एजेंडा गलत है। तो एक पार्टी होता है ना, जो जो एक पार्टी होता है, जो एक राजनीतिक दल होता है, उसमें सबका विचार सेम होता है। अगर अगर विचार सेम नहीं होगा तो वो पार्टी टूट जाएगा ना। अगर विचार सेम नहीं होगा तो वो पार्टी टूट जाएगा, पार्टी बिखर जाएगा। तो एक राजनीतिक दल में सभी का विचार एकदम सेम टू सेम मैच करेगा। तो राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है, ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो एक जैसे विचार रखते हैं, जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। राजनीतिक दल प्यारे बच्चों चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अब कहिएगा कि सर चुनाव तो हमारे गांव में मुखिया जी भी लड़ते हैं, तो उनका तो राजनीतिक दल नहीं है। उनका राजनीतिक दल प्यारे बच्चों नहीं है, लेकिन यह बात सच्चाई है कि वो किसी न किसी दल से जुड़े रहते हैं। समझ गए ना, मुखिया जी भी किसी न किसी दल से जुड़े रहते हैं। समझ गए ना। तो कुल मिलाकर के हर एक जगह पर राजनीतिक है और हर एक जगह पर राजनीतिक दल है। और आजकल पंचायत चुनावों में भी राजनीतिक दल घुस चुका है। समझ गए। अच्छा, एक बच्चे पूछ रहे हैं सर एजेंडा का मतलब क्या होता है। एजेंडा का मतलब होता है ये प्यारे बच्चों, जैसे मान लिया जाए कि बीजेपी वाला आया और कहा कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे। समझ गए ना, 10 लाख नौकरी दे देंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम काला धन वापस लाएंगे, हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बीजेपी आया तो ये सब बात बोला, यानी कि बीजेपी का ये सब क्या है, एजेंडा है। समझ गए ना, बीजेपी का ये सब क्या है, एजेंडा है, वादा है। समझ गए ना कि भाई इस एजेंडे पर हम काम करेंगे, ये हमारा वादा है, उसी को एजेंडा कहा जाता है। समझ गए ना। जिस रास्ते पर बीजेपी चल रहा है और जिस रास्ते पर चल करके वोट लिया, उस रास्ते को ही एजेंडा कहा जाता है। समझ गए ना। जैसे बीजेपी ने आया तो वादा किया कि हम काला धन वापस ले आएंगे, 2000 का नोट बंद हो गया, 500 का नोट बंद हो गया। समझ गए ना, सब प्यारे बच्चों नोट बंद हो गया था, ठीक है ना, 1000 का नोट बंद हो गया था। तो ये सब क्या था, एजेंडा था। अभी आप लोग कुछ दिन पहले देखे 2000 का नोट बंद हो गया। समझ गए ना। तो ये सब बीजेपी के एजेंडा में था कि हम काला धन को क्या करेंगे, वापस लाएंगे। जबकि काला धन वापस आया या नहीं आया वो तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। चलिए, राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं, साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने, चुनाव लड़ने, संविधान बनाने तथा सरकार के गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये जो राजनीतिक दल होते हैं ना, सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, ये संविधान भी बनाते हैं। आपको पहले नंबर चैप्टर में हम पढ़ाए थे विधायिका, याद है। पहले नंबर चैप्टर में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये सब पढ़ाए थे ना। तो विधायिका का काम क्या था, विधायिका का काम क्या था बताइए, कानून बनाना। तो ये विधायिका ही तो चुनाव लड़ती है ना, मंत्री जी ही तो चुनाव लड़ते हैं। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाते हैं, यानी कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं ना, लोकतंत्र को बरकरार रखते हैं। लेकिन आजकल के राजनीतिक दल भाई एकदम लोकतंत्र को बरकरार नहीं रख रहे हैं, लोकतंत्र को कुचलने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, संविधान भी बनाते हैं और सरकार का भी गठन करते हैं। जिनका सबसे ज्यादा बहुमत होता है, जो जीत करके आते हैं, वो सरकार भी बनाते हैं। तो राजनीतिक दल यही होता है, एक राजनीतिक दल यही होता है कि एक राजनीतिक दल के अंदर जितने भी सारे लोग होंगे ना, सबका विचार एकदम बढ़िया होगा। जैसे बीजेपी वाला लोग नीतीश कुमार का बुराई करेगा, आरजेडी का बुराई करेगा, या और कांग्रेस का बुराई करेगा, सबका बुराई करेगा। अगर नीतीश कुमार के दल में जाइए तो वो बीजेपी का बुराई करेगा। समझ गए ना। और नीतीश कुमार के दल के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए तो वो बीजेपी का बुराई करेगा, और बीजेपी के दल में किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए तो वो नीतीश कुमार का बुराई करेगा। समझ गए ना। तो यही होता है यही होता है प्यारे बच्चों राजनीतिक दल। समझ गए ना, यही होता है राजनीतिक दल। अच्छा, समझ में आया। एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर काला धन का मतलब क्या होता है। काला धन मतलब नहीं समझते हैं आप लोगों को। हम पिछले क्लास में बताए थे प्यारे बच्चों कि टैक्स देना होता है हमें सरकार को। क्या देना होता है, टैक्स।
समझ गए ना, सरकार को टैक्स देना होता है। और टैक्स का जो दाम फिक्स है प्यारे बच्चों, वो 18% से लेकर के 30% तक है। यानी कि अगर आपकी कमाई ज्यादा है, ज्यादा कहने का मतलब क्या, अगर आप करोड़ों में कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं, लाखों में मतलब 2-4-5 लाख कमा रहे हैं, तो उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो तो अप्रत्यक्ष टैक्स देते हैं सरकार को। लेकिन जिनकी कमाई ज्यादा है ना, वो सरकार को टैक्स देते हैं 18% से लेकर के 30% तक ये टैक्स जाता है। मतलब सरकार को अगर ये कमाई दिखा रहे हैं, जैसे सरकार को दिखा रहे हैं कि हम साल में 5 करोड़ कमाते हैं, ठीक है ना, हम सरकार को दिखा रहे हैं कि हम 5 करोड़ रुपया सालाना कमाते हैं, तो इस 5 करोड़ का कम से कम 20% आपको सरकार को टैक्स देना होगा। कम से कम 20% आपको तो टैक्स देना ही होगा। मतलब कहने का मतलब अगर 1 करोड़ का 20% निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपया हो जाएगा। तो 5 करोड़ का 1 लाख, तो 5 करोड़ का 1 करोड़, यानी कि 5 करोड़ में ना 1 करोड़ रुपया सरकार को आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। मतलब 5 करोड़ कमाए आप और सरकार को 1 करोड़ टैक्स भर दीजिए आप। समझ गए ना। तो इसलिए ये टैक्स ना भरना पड़े, समझ गए ना, सरकार को ये टैक्स ना भरना पड़े, इसलिए प्यारे बच्चों लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को छिपा करके रखते हैं सरकार के नजर से। समझ गए ना, टैक्स ना भरना पड़े इसलिए पैसे को छिपा करके रखते हैं सरकार के नजर से। और वहीं जो पैसा छिपा करके रखते हैं ना, उसी को कहा जाता है काला धन, उसी को कहा जाता है काला धन। ये तो हो गया एक प्रकार का काला धन। दूसरा क्या होता है, एक दूसरे प्रकार का भी काला धन होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम कमा रहे हैं प्यारे बच्चों 1 लाख रुपया का महीना, समझ गए ना, 1 लाख रुपया का महीना मान लिया जाए कि हम कमा रहे हैं, तो साल में कितना कमाएंगे जी, 12 लाख रुपया। साल में कितना कमाएंगे, 12 लाख रुपया। अच्छा, सरकार के नजर में तो हमें साल में 12 लाख ही कमाना चाहिए, लेकिन हम कोई 2 नंबर के काम कर रहे हैं, कभी इधर से कमा रहे हैं, कभी इधर से कमा रहे हैं, कभी इधर से कमा रहे हैं, कभी इधर से भी कमा ले रहे हैं। और हमारा जो एक्चुअल कमाई है वो प्यारे बच्चों 1 करोड़ रुपया है। समझ गए ना, यानी कि सरकार के नजर में हम 12 लाख कमा रहे हैं, लेकिन हम बाहरी से इनकम कितना कर रहे हैं, 1 करोड़ कमा रहे हैं। वही जब आयकर विभाग का छापा पड़ेगा, इनकम टैक्स का जब छापा पड़ेगा ना, तो कहेगा कि भाई आपका जो सैलरी है, आप कमाते हैं 1 लाख रुपया, साल में 12 लाख रुपया, आपके पास संपत्ति 1 करोड़ के कैसे आ गया। आप कमाते हैं 12 लाख रुपया, आपके पास संपत्ति 10 करोड़ के कैसे आ गया, हिसाब दीजिए इसका। अगर आप हिसाब नहीं दे पाए तो वो जो धन आपके पास जो एक्स्ट्रा है ना, वो कहलाएगा प्यारे बच्चों काला धन, वो कहलाएगा काला धन। और ये सब धन किसके पास ज्यादा होता है, बताइए आप लोग, ये सब जो काला धन है किसके पास ज्यादा होता है प्यारे बच्चों, नेताजी के पास सब ना, नेताजी के पास सब ज्यादा होता है। बिजनेस, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होते हैं जो सरकार से टैक्स बचाते हैं, समझ गए ना, ये सब आप लोग को समझना चाहिए। सारे बच्चे समझ गए, बताइए। तो काला धन मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, काला धन क्या होता है। ऐसा नहीं कि रुपया काला होता है, सब पैसा गोर होता है, और रुपया जो काला धन होता है वो काला नोट होता है, ऐसा नहीं है। सरकार से टैक्स बचाया जाता है, सरकार से टैक्स को छुपा लिया जाता है, सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता है, समझ गए ना, उसी को काला धन कहा जाता है। समझ में आया। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, जल्दी जल्दी से प्यारे बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और आज बच्चों की संख्या को देख करके हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चों का स्कूल खुल गया है और बच्चों को दिक्कत है, समझ गए, कहीं ना कहीं स्कूल खुल गया है और बच्चों को दिक्कत है। ठीक है, कोशिश करेंगे अगली क्लास से ना हम थोड़ा सा पहले कर दें, हम कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों कि अगली क्लास से हम थोड़ा सा पहले आपका टाइम कर दें, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक सारे बच्चे को समझ में आया। तो राजनीतिक दल आप लोग समझ गए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक दल क्या है तो परिभाषा क्या दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक दल क्या है तो परिभाषा क्या दीजिएगा, परिभाषा यही देंगे कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो एक जैसे विचार रखते हैं, जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं, साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने, चुनाव लड़ने, संविधान बनाने तथा सरकार के गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरीके से तो इस तरीके से आप राजनीतिक दल का परिभाषा दे सकते हैं। एक दूसरा भी परिभाषा है प्यारे बच्चों जो इस तरीके से आप दे सकते हैं कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है, लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है, क्योंकि राजनीतिक दल में ना एक आदमी नहीं होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में राजनीतिक दल होते हैं, समझ गए ना, कार्यकर्ता होते हैं उनमें, समझ गए। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है
जिसके सदस्य किसी सोची समझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। यानी कि राजनीतिक दल में क्या होता है, सोची समझी विचारधारा होती है, मतलब सोच समझ करके कुछ बोला जाता है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया जो सब बोल दिए, नहीं, नेताजी जो कुछ भी बोलते हैं ना, उस पर 4 दिन 5 दिन पहले से मंथन चलता है कि नेताजी को क्या बोलना है। आप लोग को पता नहीं होगा, अगर कोई भी नेताजी आकर के भाषण देते हैं ना, तो उनके भाषण में क्या क्या बोला जाना चाहिए, ये इसका स्क्रिप्ट ना 10 दिन पहले से तैयार होता है, समझ गए ना। और इसके स्क्रिप्ट कौन तैयार करते हैं, सब बड़े बड़े आईएएस अधिकारी करते हैं, आईपीएस अधिकारी करते हैं, विचारधारा वाले लोग करते हैं, अलग इनका टीम होता है कि क्या बोलेंगे कि हमको ज्यादा फायदा होगा। ये मत सोचिए कि अगर नीतीश कुमार आकर के भाषण दे रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी आकर के भाषण दे रहे हैं तो ये उनके मन का भाषण है, उनके मन का भाषण नहीं है। ये प्यारे बच्चों बनाया जाता है भाषण, कि उस भाषण में हमें क्या बोलना है, किस मुद्दे पर बोलना है और किस मुद्दे पर कितना देर बोलना है, ये सब कुछ ना कराया जाता है, बताया जाता है, समझ गए ना। और तब जाकर के क्या होता है, चुनाव में जीत मिलता है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया जाकर के भाषण दे दिए, ऐसा होगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, समझ गए ना। तो पूरा भाषण का स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य जो होते हैं किसी सोची समझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। यह दल चुनावों में उम्मीदवार उतारते हैं, जो भी राजनीतिक दल होते हैं ना, अपने अपने उम्मीदवार को उतारते हैं। जैसे आप लोगों की तरफ विधायक कोई जो विधायक होंगे अलग होंगे तो वो उनका उम्मीदवार है, किसी और क्षेत्र में चले जाइए तो वहां का विधायक अलग होंगे, किसी और क्षेत्र में चले जाइए तो वहां का विधायक अलग होंगे। तो सभी लोग क्या करते हैं, अपने अपने उम्मीदवार को उतारते हैं। जैसे बिहार में अगर चुनाव है, जैसे मान लिया जाए प्यारे बच्चों, अगर बिहार में चुनाव है तो बीजेपी वाला भी अपना उम्मीदवार उतारेगा, कांग्रेस वाला भी अपना उम्मीदवार उतारेगा, राजद वाला भी अपना उम्मीदवार उतारेगा, जदयू वाला भी अपना उम्मीदवार उतारेगा, सब मिलकर के अपना उम्मीदवार उतारेगा और जिसको ज्यादा वोट पड़ेगा वो जीत जाएगा, समझ गए ना। तो ये जितने भी सारे दल होते हैं ना, चुनावों में उम्मीदवार को उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवा करके दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों के सिद्धांत का लक्ष्य विजन प्रायः लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं ना, चुनाव के समय में अपना विजन बताते हैं कि देखो भाई ये हमारा विजन है, ये हमारा लक्ष्य है, समझ गए। जैसे देखिएगा एजेंडा, अभी एक बच्चे पूछे थे ना कि सर एजेंडा क्या होता है, तो चुनाव के समय में ना जो सरकार वाला होता है एक कॉपी के जैसा, जैसे मान लिया जाए ये कॉपी है ना, तो एक कॉपी के जैसा पुस्तक निकालेगा। उस पुस्तक में जानते हैं क्या होता है, वादा लिखा हुआ रहता है कि अगले 5 साल में हम ये काम करेंगे, ये हमारा एजेंडा है। और उस पुस्तक को ना बंटवा दिया जाता है फ्री में, आजकल यही चल रहा है, उस पुस्तक को बंटवा दिया जाता है। और जब पुस्तक को लोग उलट के पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है 5 साल में हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, सड़क पर ध्यान देंगे, समझ गए ना, शिक्षा पर ध्यान देंगे। लेकिन 5 साल के बाद क्या पता चलता है, इस किताब का कोई वैल्यू नहीं है, सरकार जस का तस वही है, हमारा विकास वही पर अटका हुआ है। समझ में आ गया, ये होता है प्यारे बच्चों विकास, मतलब एजेंडा पर कोई काम नहीं करता है। नेताजी अगर एक बार वोट मांगने के लिए आ गए तो बहुत मुश्किल से दोबारा बार आते हैं, बहुत बुलाने पर दोबारा बार आते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो भी नहीं आएंगे, समझ गए ना। दोबारा बार जब इलेक्शन आएगा ना तब आएंगे, दूसरा बार जब इलेक्शन आएगा तभी आएंगे वो, ऐसे तो वो आ नहीं सकते हैं। चुनाव के पहले वादा करके जाएंगे अब की बार जिता दीजिए, अगला बार जीतेंगे ना तो रोड के एकदम चकाचक कर देंगे, ठीक है। नली गली जो अभी कबड़ा हुआ देख रहे हैं ना, प्लास्टर हो जाएगा सब। अच्छा आपका झोपड़ी है, आपको तो इंदिरा आवास को दिलवाइए देंगे, इस बार तो सोच लिए हैं कि आपको एगो इंदिरा आवास दिलवा ही देना है, समझ गए ना, इंदिरा आवास आपको मिल जाएगा। अच्छा आपका 60 साल से ऊपर हो गया, आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, अच्छा इस बार ना आपका वृद्धा पेंशन तो हर हाल में बन जाएगा, वृद्धा पेंशन का तो एकदम फिक्स कर लीजिए कि आपका बन जाएगा, बस इस बार चुनाव में जिता दीजिए। अच्छा इस गांव में सामुदायिक भवन नहीं है क्या, अच्छा अच्छा अब की बार ना हमको जीतने दीजिए, एक सामुदायिक भवन तो सबसे पहले यहां पर बनाएंगे, जीत के जाएंगे ना तो सबसे पहला बार में ना यहीं पर हम सामुदायिक भवन बनाएंगे, सबसे पहला कलम हमारा यही चलेगा। हमारे जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, तेजस्वी यादव जी, क्या बोले थे कि जब हमारा सरकार आएगा तो सबसे पहला जो साइन होगा ना वो 10 लाख नौकरी पर होगा, सबसे पहला साइन जो होगा वो 10 लाख नौकरी पर होगा। नौकरी आज तक नहीं मिला, बल्कि जो बच्चे नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं उनको लाठी डंडा से मार करके भगा दिया जाता है, ये होता है जीतने के बाद।
समझ गए ना। तो ये जो नेताजी का झूठा जो वादा होता है ना, उसी को कहा जाता है, उसी को कहा जाता है एजेंडा। समझ गए ना कि ये हमारा एजेंडा है। सारे बच्चे को समझ में आया। तो ये सब होता है प्यारे बच्चों, समझ गए ना, नेतागिरी। समझ गए ना, ये सब होता है झूठा वादा, आज तक पूरा नहीं किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये सब जो राजनीतिक दल होते हैं ना, एक सोची समझी विचारधारा पर काम करते हैं, एक सोची समझी विचारधारा पर काम करते हैं। और खास करके आजकल काम पर तो वोट ही नहीं होता है, जाति पर वोट होता है। क्या आजकल काम पर वोट होता है कि जाति पर वोट होता है? आप ही लोग बताइए। जाति पर वोट होता है। समझ गए ना। जब चुनाव आता है तो लोग कहेगा कि अरे हमर जातिया वाला कोई नहीं खड़ा हुआ है, हमर जाति वाला खड़ा होता तब ना उसको वोट देते, उस जाति वाला को हम काहे वोट देंगे। मतलब लोग ये नहीं देखता है कि आदमी जो खड़ा है, जो उम्मीदवार है, वो काम करने वाला उम्मीदवार है या फिर ऐसे ही है। लोग काम करने वाले उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, अपनी जाति वाले को वोट देंगे। और अपनी जाति वाले को वोट दे करके ये डिमांड करते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं कि देखिए बिहार का शिक्षा क्या है, बिहार का स्वास्थ्य स्थिति क्या है। अरे भाई, आप जाति के आधार पर वोट दिए है ना, आप वृद्धा पेंशन आपको मिल जाएगा इस आधार पर वोट दिए है ना, तो वृद्धा पेंशन आपको मिला कि नहीं मिला इस पर विचार करिए ना। बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, इस पर विचार क्यों कर रहे हैं? आप इस पर वोट दिए थे, आप इस पर वोट दिए थे कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। इस पर कोई वोट नहीं देता है। 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है तो अगर वादा कर दिया कि अब की बार जीतेंगे तो आपको महीना में 5 किलो अनाज मिलेगा, तो उस पर वोट मिल जाएगा। समझ गए ना। तो वोट लेने का बहुत तरीका होता है और नेताजी सब लोग को भ्रमित कर लेते हैं, सब लोग को अपने जाल में फंसा लेते हैं। समझ गए। वो तो शिकारी होते हैं भाई, उनको वोट का शिकार करना है। तो शिकारी आते हैं, अपना जाल बिछाते हैं, दाना डालते हैं और उसमें जनता फंस जाती है। और जब जनता फंस जाती है तो 5 साल तक फंसी रह जाती है। 5 साल के बाद फिर कोई दूसरे नेताजी आते हैं और उसी तरीके से जाल बिछाते हैं। जनता तो बेचारी सीधी सादी है, फंस जाती है। ठीक है ना। ये होता है प्यारे बच्चों। सारे बच्चे को समझ में आ गया। अरे प्रोपगेंडा कह लीजिए, एजेंडा कह लीजिए, वादा कह लीजिए, सब वही चीज होता है। ठीक है ना। नेताजी का प्रोपगेंडा भी वही चीज है, एजेंडा भी वही चीज है, वादा भी वही चीज है। जो आपको दिलासा दिला करके गए हैं सब एक ही चीज है। समझ गए ना। जैसे होता है ना कि प्रोपगेंडा, ये हमारा प्रोपगेंडा है। प्रोपगेंडा मतलब वही जो किताब निकला ना, उसमें जो लिखा हुआ था ना, वही उनका प्रोपगेंडा हुआ। समझ गए। चलिए, तो यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया। तो राजनीतिक दल कहने का मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए ना। राजनीतिक दल कहने का मतलब कितने बच्चे को समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए। सारे बच्चे यस सर लिख करके कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, हमें राजनीतिक दल मतलब समझ में आ गया। जल्दी से। राजनीतिक दल कहने का मतलब कितने बच्चे को समझ में आया प्यारे बच्चों? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। वाह, सारे बच्चे को समझ में आ गया। जबरदस्त तरीके से आ गया ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं होगा सर, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर दिक्कत नहीं होगा तब तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों। हाँ, अब ये देखते हैं कि राजनीतिक दल आखिर कितने प्रकार के होते हैं। ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। तो राजनीतिक दल कई एक तरह के होते हैं, मुख्य रूप से 3 तरह के प्यारे बच्चों, जिसमें होता है एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। ठीक है ना। नाम से पता चल रहा होगा कि एक दलीय क्या है, द्विदलीय क्या है और बहुदलीय क्या है। ये ना आपको नाम से पता चल रहा होगा। तो जरा ये समझिए कि एक दलीय क्या है, द्विदलीय क्या है और बहुदलीय क्या है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक दलीय जिसमें सिर्फ एक दल होता है उसे एक दलीय, जिसमें 2 दल होता है उसमें द्विदलीय, और जिसमें 2 से अधिक दल होता है उसको कहते हैं बहुदलीय। समझ गए ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसका लिखेंगे हम लोग कि जिस देश के निर्वाचन में केवल एक ही दल भाग लेते हैं उसे एक दलीय शासन कहते हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं प्यारे बच्चों कि जहां पर ढेर सारा दल नहीं है, जैसे हमारे भारत में 1700 से ज्यादा दल है ना, राजनीतिक दल। कुछ देश ऐसे होते हैं ना जहां पर एक ही दल होते हैं और वहीं चुनाव में भाग लेते हैं और वहीं जीतते हैं। जैसे चाइना की बात कर लिया जाए तो चाइना में ना एक ही दल होते हैं और एक ही दल भाग लेते हैं और वही दल क्या होते हैं, जीतते भी हैं। अच्छा, तो उसे कहते हैं एक दलीय। दूसरा होता है क्या भाई, द्विदलीय। द्विदलीय क्या है, जिसमें देश के निर्वाचन में 2 दल शासन भाग लेते हैं, यानी कि जहां पर चुनाव है और 2 दल भाग लेते हैं तो उसे कहा जाता है द्विदलीय।
दो दल वाले देश कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, जिसको आप लोग इंग्लैंड बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर ना दो दल भाग लेते हैं। और बहुदलीय, जहां पर बहुत सारे दल भाग लेते हैं, जैसे हमारा देश भारत है, जैसे हमारा देश भारत है, ठीक है। जिस देश के निर्वाचन में दो या दो से अधिक दल भाग लेते हैं, बहुदलीय शासन कहलाता है, जैसे हमारा देश भारत। इसमें पता ही नहीं चलेगा। विधायक के चुनाव होगा ना तो देखिएगा कि 15 गो आदमी खड़ा है, मुखिया जी का चुनाव होगा तो देखिएगा कि 10-20 गो आदमी खड़ा है, समझ गए ना। सांसद का चुनाव होगा तो देखिएगा कि 20-30 आदमी खड़ा है। मतलब हमारे यहाँ बहुदलीय है, ये कोई फिक्स ही नहीं है कि कितने दल खड़ा होंगे, समझ गए ना। ये कोई फिक्स ही नहीं है कि हमारे यहाँ कितने दल खड़ा होंगे, दलों की संख्या अनलिमिटेड है, समझ गए ना। तो जहां पर दलों की संख्या अनलिमिटेड रहे उसे कहते हैं बहुदलीय, जहां पर दलों की संख्या 2 रहे उसे कहते हैं द्विदलीय, और जहां पर दलों की संख्या 1 रहे उसे कहते हैं एकदलीय। सारे बच्चे को समझ में आया कि दल कितने प्रकार के होते हैं? एप्लीकेशन में टेस्ट करवाइए। अरे भाई एप्लीकेशन में टेस्ट करवाने के लिए ना अपडेट आ रहा है, क्वेश्चन अभी वहां पर डालने के लिए ना ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन डालने वाला अभी वहां पर ऑप्शन जो है ना उसको अपडेट करवाया जा रहा है, ताकि आप लोगों का वो टेस्ट ना, जैसे अभी तो हम टेस्ट करवा लेंगे, और अभी का जो टेस्ट है ना सिर्फ ऐसा है कि हम उसमें क्वेश्चन डालेंगे, एक बार टेस्ट होगा और दोबारा आप उसका प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी अगर हम एप्लीकेशन पर टेस्ट ले लेंगे ना तो एक बार तो आप टेस्ट दे देंगे, लेकिन उसका प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से प्यारे बच्चों हम डेवलप करवाएं, ताकि एक बार तो आप टेस्ट दे दें, रिजल्ट आपको पता चल जाए, जो गलती हुआ उसका बार बार प्रैक्टिस कर सकें, समझ गए ना। तो इस तरीके से हम अपडेट करवा रहे हैं एप्लीकेशन को, और इस तरीके से अब जब अपडेट हो जाएगा ना तब आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, टेस्ट देने में मजा आएगा, समझ गए ना। और हमें अपना वादा याद है, हम नेताजी नहीं है कि अपना वादा भूल जाते हैं, हमें वादा याद है कि हमने बच्चों से क्या क्या वादा किया था। और वादा तो छोड़िए, अगर वादा से ऊपर भी उठ करके कुछ करना होगा ना आप लोगों के लिए, वो भी प्यारे बच्चों हम करने के लिए तैयार हैं। वादा तो दूर गया, वादा तो नेताजी लोग करते हैं, शिक्षक कभी वादा नहीं करते हैं, शिक्षक समर्पित होते हैं, समझ गए ना। शिक्षक अगर वादा करना शुरू कर दें तो फिर वो नेताजी बन जाएंगे, वो समर्पित होते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए वो कहते हैं हम हर हाल में पढ़ाई करवाएंगे, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कहते हैं कि नहीं भाई आज तो क्लास खुला रहेगा, आ जाइए पढ़ लीजिए, समझ गए ना। हाँ, तो ये है प्यारे बच्चों दलों के प्रकार। यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया? बताइए फटाफट से, यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया? सारे बच्चे को यहां तक समझ में आ गया ना कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? अच्छा, अब देखिए ना अगली क्लास में ना हम आपको एक चीज बताएंगे प्यारे बच्चों, और वो है गठबंधन की राजनीति। अगली क्लास में हम आपको एक चीज बताएंगे और वो है गठबंधन की राजनीति। अगली क्लास में ना मजा आने वाला है। आज का क्लास थोड़ा सा छोटा चलेगा प्यारे बच्चों, 10 मिनट छोटा है, लगभग 50 मिनट का आपका क्लास हो चुका है, 10 मिनट छोटा है। तो अगली क्लास में ना हम आपको बताएंगे कि गठबंधन क्या है। जैसे आप लोग नीतीश कुमार को देखते होंगे कि कभी मोदी जी के साथ जाकर के मिल जाते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव के साथ जाकर के मिल जाते हैं, कभी किसी और के साथ जाकर के मिल जाते हैं, समझ गए ना। इधर फायदा देखते हैं उधर मूव कर जाते हैं, ये है गठबंधन की राजनीति, समझ गए। ये है गठबंधन की राजनीति, ये है नीतीश कुमार जी महाराज, समझ गए ना। पिछले 20 साल से बिहार पर राज्य कर रहे हैं, ठीक है ना। एक कहावत है ना कि शादी किसी का भी रहे, एक कहावत है शादी किसी का भी रहे दुल्हा नीतीश कुमार ही रहेंगे, ठीक है ना। यही कहावत है, शादी किसी का भी रहे दुल्हा तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, ठीक है ना। यानी कि पार्टी कोई भी हो, गठबंधन कोई भी हो, जीते कोई भी, मुख्यमंत्री पर तो भाई हमारे नीतीश कुमार रहेंगे, समझ गए ना। ये बात आप लोगों को भी अच्छे तरीके से पता है। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों अगली क्लास में ना हम आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे गठबंधन की राजनीति की, गठबंधन की राजनीति क्या होती है, समझ गए ना। गठबंधन की राजनीति कैसे होती है, गठबंधन कैसे किया जाता है, ये सब हम आपको अगली क्लास में एकदम शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, समझ गए। एकदम दल मतलब अरे राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, पार्टी को दल कहा जाता है, समझ गए ना। जैसे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, पार्टी जो आप बोल रहे हैं ना पार्टी मतलब दल होता है, भारतीय जनता दल भी बोलिए, भारतीय जनता पार्टी भी बोल लीजिए। जेडीयू, जेडीयू क्या होता है, जनता दल यूनाइटेड, जनता का दल है मतलब जनता की पार्टी है, समझ गए ना। और यूनाइटेड मतलब एकता है, समझ गए ना। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जनता का दल है और सब में क्या यूनाइटेड है मतलब एकता है, समझ गए।
तो कुल मिलाकर के कल प्यारे बच्चों हम आपको राजनीतिक दल के बारे में बताएंगे, लेकिन हाँ कल से ये क्लास यूट्यूब पर नहीं बल्कि एप्लीकेशन पर चलेगा, ठीक है ना। कल से ये क्लास एप्लीकेशन पर चलेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास कैसा लगा जल्दी से एक बार बता दीजिए। हमें तो लगता है कि एकदम शानदार लगा होगा, क्योंकि राजनीति करने में तो आप लोग को अच्छा लगता ही है, सबको अच्छा लगता है राजनीति करना। बताइए, अच्छा लगता है ना? राजनीति करना तो सबको अच्छा लगता है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर पर अब हमारा छमाही एग्जाम होने वाला है, या फिर छमाही नहीं, अभी तिमाही एग्जाम होगा ना। हाँ, तो फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम होने वाला है, उससे ज्यादा सिलेबस आपका हम कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। फिजिक्स में 3 चैप्टर, टोटल 6 चैप्टर है, 5 चैप्टर, 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, यानी कि आधा आधा खत्म है। छमाही का एग्जाम तक के लिए हम लपेट दिए हैं। केमिस्ट्री खत्म कर दिए। बायोलॉजी, बायोलॉजी प्यारे बच्चों लगभग लगभग क्या 4 चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है ना। हिस्ट्री में भी 2-3 चैप्टर खत्म कर दिए। सिविक्स में भी 2 चैप्टर खत्म हो गया। इकोनॉमिक्स भी 2 चैप्टर खत्म। चाहिए क्या? आप लोग को परीक्षा से पहले हम इतना पढ़ा दिए, इससे ज्यादा परीक्षा में अब की बार नहीं पूछा जाएगा, समझ गए ना। ये आपका फाइनल नहीं है, तिमाही एग्जाम है, कम ही पूछता है, 2-3 चैप्टर से पूछता है प्रश्न, समझ गए ना। और आराम से आप लोग बना लेंगे, चिंता मत करिए। कितना तारीख से एग्जाम है आप लोगों का? कितना तारीख से एग्जाम है बताइए। आप लोग का हम देख लेते हैं थोड़ा सा कमेंट। कितना तारीख से एग्जाम है बाबू, आप लोग जरा बताइए तो। सर ज्यादा मत बोलिए, नहीं तो आपके ऊपर तेजस्वी यादव एनए से लगा देगा। एनए से क्यों लगाएगा भाई? हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे भाई बच्चों को जैसे भी समझ में आ जाए, समझ गए ना। जैसे भी बच्चों को समझ में आ जाए, हम तो बस पढ़ा रहे हैं। कितना तारीख से एग्जाम है आप लोगों का? 24 तारीख से है। अच्छा ऐसा करिएगा, 24 तारीख से जो एग्जाम है ना, उसका जरा रूटीन आप हम पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। हमारे व्हाट्सएप पर प्यारे बच्चों आप लोग रूटीन सेंड कर देंगे, ठीक है ना। हमारे व्हाट्सएप पर आप लोग रूटीन सेंड कर देंगे। ओके, कितना तारीख से एग्जाम है, क्या एग्जाम है, आप लोग ना जरा रूटीन सेंड कर दीजिएगा। हम जरा रूटीन आप लोग का देख लेंगे, उस अनुसार से ना हम सब काम कर देंगे आप लोगों का, ठीक है ना। उस अनुसार से हम सब काम कर देंगे। मस्त क्लास था सर, गर्दा उड़ गया, वाह क्या बात है। सर एक्ट्रेस और एक्टर का कोई टैक्स नहीं लेता क्या? बिल्कुल लगता है, सबका टैक्स लगता है। जो पैसा कमा रहा है सबका टैक्स लगता है, बस इतना समझ लीजिए। चाहे वो एक्टर रहे, चाहे एक्ट्रेस रहे, चाहे कोई भी रहे, जो पैसा कमा रहा है टैक्स सबको भरना पड़ता है, ठीक है ना। 24 तारीख से है ना, जरा आप लोग भेज दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आप लोग जरा भेज दीजिएगा। अच्छा, और सुबह के टाइम के लिए बच्चे बोल रहे थे कि सर सुबह का टाइम चेंज कर दीजिए। ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, सुबह में तो ऐसे भी एप्लीकेशन पर ही क्लास होता है, सुबह में तो ऐसे भी एप्लीकेशन पर ही क्लास होता है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि एप्लीकेशन पर तो आप लोग बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे लाइव में देख सकते हैं। कुछ बच्चों का दिक्कत है, क्या कहते हैं, टाइम चेंज अगर ना हो तो ज्यादा बेहतर रहता। क्या कहते हैं आप लोग, बताइए तो। टाइम चेंज अगर ना हो प्यारे बच्चों तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि अगर हम टाइम चेंज नहीं करते ना, तो एक हिंदी का अलग से बैच लेने के बारे में विचार कर रहे थे कि हिंदी का एक अलग से बैच हम कर देंगे, और तो 3 बैच हमारा हो जाएगा, और 3 बैच आराम से पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। तो हिंदी के बारे में हम विचार कर रहे थे, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप क्या कहते हैं, जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, ठीक है ना। अगर टाइम चेंज नहीं करते तो हम हिंदी का एक अलग से बैच ले लेते, बताइए क्या कहते हैं आप। आराम से प्यारे बच्चों आप लोगों को ना सब कुछ हम करवा देंगे, तो जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। फटाफट से बताइए तो जरा एक बार। अगर टाइम चेंज नहीं करेंगे तो बैच हम स्टार्ट कर देते प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं आप। देखते हैं, जैसा भी होगा हम वैसा विचार करेंगे, ठीक है ना। जैसा भी होगा प्यारे बच्चों हम वैसा विचार करेंगे। ओके, हम जैसा भी होगा वैसा विचार कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए। जैसा भी होगा हम टाइम के ऊपर विचार करेंगे, समझ गए ना, क्योंकि टाइम चेंज करना बहुत मुश्किल भी होता है, तो हम इस पर विचार करेंगे।
तो फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों हम आपसे अगली क्लास में एकदम जबरदस्त तरीके से। फिर से अगला क्लास होगा एप्लीकेशन पर। और साथ ही ये भी कह देंगे कि जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं भाई, आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि अगला क्लास टॉपर बैच में ही चलेगा। और अगली क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं गठबंधन की राजनीति, किस तरीके से ये सब होता है, समझ गए ना, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।